नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ उर्दू के रचनाकार कृष्णचंद्र की लिखी एक महान रचना एक गधे की आत्मकथा। आज सुनिए इसका एपिसोड 14 जिसका शीर्षक है प्रवेश करना गधे का क्लब के बड़े हॉल में और भाषण देना खड़े होकर माननीय नागरिकों के सम्मुख था उल्लेख करना सौंदर्य प्रतियोगिता के परिणाम का। गधे साहब जो है वो एक सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जज हैं। खैर आगे। अब जब हमने दोबारा क्लब के हॉल में प्रवेश किया तो कई घंटे व्यतीत हो चुके थे। शहर में पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि अमुक समय सौंदर्य प्रतियोगिता का फैसला सुनाया जाएगा, इसलिए बड़े बड़े राज्य मंत्री, रईस, डिप्लोमेटिक कॉलोनी के राजदूत, विदेशी कैमरामैन और भारतीय अखबारों के फोटोग्राफर हॉल में इकट्ठे थे। अब तो हॉल का आकार ही बदल गया था। अब तो वो पहले से भी अधिक चमकीला और सजीला हो गया था। ऊंचे वर्ग की जितनी सुंदर महिलाएं होंगी, मेरे विचार से वे सब यहां मौजूद थीं। उनमें से तो कई वही थीं जो पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष की रानियां यानी क्वींस रह चुकी थी और अब मोटरों के मॉडलों की तरफ बदली जा चुकी थी। हॉल में एक और ऊंचा डायस बनाया गया था। बीच में एक मेज और मेज के सामने 2 कुर्सियां और 2 माइक्रोफोन लगे हुए थे। सबसे पहले लेडी गामा ने स्टेज पर आकर दर्शकों का धन्यवाद किया और सौंदर्य प्रतियोगिता का महत्व बतलाया। सहायक जजों का धन्यवाद किया जिन्होंने आंकड़ों के संकलन में मेरी सहायता की थी। उसके बाद लेडी गामा ने मेरा परिचय कराया और बताया कि क्यों मुझे एक तुच्छ गधे को इस अहम काम के लिए चुना गया था। वही रोमन सुंदरियों के गधी के दूध में स्नान करने की कथा दोहराई गई, जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद तालियों के शोर में मुझे कुर्सी प्रस्तुत की गई और उसके तुरंत बाद बैंड बजा और सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सुंदरियां स्नान करने के सुंदर और नए डिजाइन के वस्त्र पहने हॉल में प्रविष्ट हुई। लोग उनकी सुंदरता को देखकर स्तब्ध रह गए। जितनी स्त्रियां थीं, वह प्रत्येक सुंदरी से बारी बारी अपनी मौन तुलना करती जाती थी और हर बार मन ही मन अपने आप को अधिक नंबर देती जाती थी। जितने पुरुष थे वे ये सोच रहे थे कि यदि प्रत्येक लड़की उनके पास 1 मिनट खड़ी होकर फिर आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन सुंदरियों की ये परेड बहुत जल्दी खत्म हो गई और वे सब हमारी यानी मेरी और लेडी गामा की कुर्सियों के पीछे एक दायरे में रखी हुई कुर्सियों पर सुशोभित हो गईं। लेडी गामा ने उठकर एक एक सुंदरी को बारी बारी से माइक के सामने बुलाया, उपस्थित लोगों से उसका परिचय कराया, उससे धन्यवाद के 2 शब्द कहलवाए और फिर उसे वापस कुर्सी पर भेज दिया। इससे कम से कम ये तो हुआ कि दर्शकों को उन सुंदरियों को अच्छी तरह देखने का अवसर मिल गया। न केवल दर्शकों को बल्कि मुझे भी, जैसे अभी अभी सौंदर्य प्रतियोगिता का फैसला सुनाना था। मैं देख रहा था कि सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर सुंदरी मुस्कुराकर सबका धन्यवाद करती थी, लेकिन जब वो मेरा धन्यवाद करने के लिए मेरी ओर झुकती थी तो अपने होठों की सबसे मधुर मुस्कान एक कली की तरह मेरी तरफ फेंकती थी। कितनी कृपा प्रार्थी मुस्कानें थी वे आंखें, नजरें, शायद होठ कहते थे कि अगर कहीं तुम सुंदरता की रानी की उपाधि प्रदान कर दो तो हम तुमसे विवाह तक करने को तैयार हो जाएंगी, हालांकि तुम केवल एक गधे हो। रूपवती की मुस्कान सबसे विचित्र थी। उसकी मुस्कान में एक विचित्र प्रकार का संतोष था, एक विचित्र प्रकार की मालिकाना मुस्कुराहट। कमला ने न केवल अपनी मुस्कुराहट से बल्कि अपने शरीर के प्रत्येक अंग से मुझ पर भरपूर वार किया। ऐसी चमकती हुई बल्कि चुंधियाई हुई मुस्कुराहट थी कि मैं सहन नहीं कर सका। मैंने नजरें नीची कर ली। सचमुच ये कमला बड़े खतरनाक औरत थी। उसके शरीर का प्रत्येक अंग कह रहा था मुझसे बचकर कहां जाओगे, मैं संसार भर की सबसे सुंदर स्त्री हूं। तुम्हें विवश होकर मुझी को सुंदरता की रानी चुनना पड़ेगा। कमला की मुस्कान में एक विचित्र प्रकार का निमंत्रण था। मेरा दिल कांपने लगा। आखिर जब लेडी गामा ने घोषणा की कि श्रीमान गधे जी सौंदर्य प्रतियोगिता का फैसला सुनाएंगे तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने माइक्रोफोन परे हटाकर कहा, देवियों तथा सज्जनों,
जिस तरह यहाँ पधारने वाली बहुत सी महिलाओं ने इस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उनकी सुंदरता की ख्याति प्रमाण सिद्ध है, इसी प्रकार मैं भी अपने लिए माइक्रोफोन का प्रयोग जरूरी नहीं समझता क्योंकि मेरी आवाज की कड़क भी प्रमाण सिद्ध है। और इसके साथ चारों तरफ से तालियां और कह कहे लगे। मैंने जारी रखा, और मेरा ख्याल है कि किसी गधे को भी माइक्रोफोन के प्रयोग की आशा नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैंने बड़े बड़े गधों को माइक्रोफोन का अनुचित प्रयोग करते देखा है। इस बार कम तालियां बजी और लोग कम कह कहे लगा रहे थे। देवियों और सज्जनों, इस अवसर पर भारत के कोने कोने से सुंदरियां सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने आई। इसका हमें हर्ष है, लेकिन दुख उन सुंदरियों के लिए है जो किसी कारण से इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकी। मैं एक गधा हूं, इसलिए मेरी साफ सुथरी स्पष्ट बात पर मुझे क्षमा किया जाए यदि मैं साफ साफ कह दूं कि मुझे दुख उन मजदूर औरत का है जो 2 बच्चों की मां है और कानपुर टेक्सटाइल मिल में नौकर है। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद वो इतनी सुंदर है कि अगर वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती तो आप उसे देखकर हैरान रह जाते। मगर वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी क्योंकि वो 2 बच्चों की मां है। उसके पास न इतना समय था न इतना किराया कि वो यहां तक आ सकती। उसके पास इस सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रवेश पत्र के लिए 25 रुपए भी नहीं थे। फर्ज कीजिए कि किसी तरह रुपए का प्रबंध करके वो यहां आ भी जाती और इस प्रतियोगिता में रानी चुन ले जाती तो भी लॉस एंजलिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रश्न बना रहता, क्योंकि उसके 2 बच्चों को लॉस एंजलिस की सैर कौन कराता। और अगर वो बच्चे यहां छोड़ जाती तो ये खाते कहां से। मैं एक दिवंगत धोबी का गधा हूं। मेरी मालकिन के 2 बड़े प्यारे बच्चे हैं। वो स्वयं आज भी इतनी सुंदर है कि अगर वो भूल से यहां आ जाए तो आप सब लोग आदर से खड़े हो जाएंगे और एक मत होकर उसे भारत की रानी की उपाधि दे देंगे। लेकिन अफसोस है कि वो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। अगर इस समय कपड़े धो रही होगी, ऐसी लड़की के कपड़े जो स्वयं इस प्रतियोगिता में मौजूद है। इस बीच मैंने आंख के कोने से मिस रूपवती की ओर देखा, वो होंठ चबा रही थी। मैंने बात जारी रखी, मेरा मतलब इस सौंदर्य की बुराई करना नहीं है जो यहां मौजूद है, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा, ये सिविल लाइन और मॉल रोड का सौंदर्य है। यहाँ बड़े बड़े घरों के सुख वैभव में पला हुआ सौंदर्य है। इस सौंदर्य ने कभी फाका नहीं किया, कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी चीथड़े नहीं पहने, कभी सड़कों पर नहीं रोया। ये खुली हवा का सौंदर्य नहीं है, ये तो एक सुंदर झाड़ में जलती हुई मोमी शमा का सौंदर्य है। क्या ये भारत का सौंदर्य है, या वो जो यमुना के घाट पर कपड़े धोता है, जो सरसों के खेत में गीत गाता है, जो ईख के पौधों में रस उतारता है और काली मिर्च की बेलों में शब्द दाने तोड़ता है, जो मनुष्य के प्रेम और परिश्रम से उत्पन्न होता है, उस सौंदर्य का मूल्य आंके बिना, उसकी महानता को समझे बिना क्या सौंदर्य प्रतियोगिता अधूरी नहीं रह जाती। फिर जरा विचार की कि विभिन्न स्थानों पर सौंदर्य की कसौटियां अलग अलग हैं। बंगाल में लंबे बाल और हॉलीवुड में कटे हुए बाल, फ्रांस में पतले कूल्हे और भारत में भारी कूल्हे सौंदर्य के प्रतिमान समझे जाते हैं। कश्मीरी गोरे रंग पर मुग्ध है, मगर टंगानिका में सौंदर्य रात की तरह स्याह होता है। कोई पतले होठ पसंद करता है, कोई मोटे होठ, कोई लंबी गर्दन तो कोई छोटी गर्दन, कोई बड़ी बड़ी काली आंखें तो कोई छोटी छोटी बादामी आंखें। फिर सार्वभौम सौंदर्य का प्रतिमान क्या होगा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि सौंदर्य क्या है। जब तक इस प्रश्न का फैसला न हो जाए, मैं कोई फैसला नहीं दे सकता। हर पुरुष के जीवन में एक स्त्री आती है जिसकी सुंदरता जाने क्या होती है और क्या नहीं होती है, मगर उस पुरुष के मन में, उसकी आत्मा से उसकी सुंदरता स्वर्ग की समस्त अप्सराओं से बढ़ चढ़कर होती है। ऐसा एक व्यक्ति मैंने जमुना पार कृष्णनगर में देखा था। वो एक गंदे झोपड़े में रहता था। उसका नाम धन्नू था। वो एक धोबी था और हमारा पड़ोसी था। उसकी पत्नी बिल्कुल साधारण रंग रूप की थी, रंग सांवला बल्कि काला, नयन नक्श बिल्कुल साधारण, साधारण सी आंखें, साधारण से होठ, साधारण सी ठोड़ी। उसकी चाल ढाल में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे असाधारण कहा जा सके, लेकिन एक चीज उसमें असाधारण थी। शाम को जब धन्नू धोबी घाट से थका मांदा कपड़ों का बोझ सिर पर उठाए घर आता तो वो ऐसी मुस्कुराहट से, एक ऐसी मधुर आकर्षक मुस्कुराहट से उसका अभिनंदन करती थी कि धन्नू अपने दिन भर की थकावट भूल जाता था। उस स्त्री के पास संसार की सबसे सुंदर मुस्कुराहट। तो किस बात का है कि वो मुस्कुराहट मैं आपको दिखा नहीं सकता,
उस मुस्कुराहट को न तो नापा जा सकता है, न तौला, न उसका ग्राफ बनाकर ज्योमेट्री की रूपरेखाओं में ढाला जा सकता है, क्योंकि वो मुस्कुराहट, उसके होठ नहीं है, उसके दांत नहीं है, उसका चेहरा नहीं है। उसकी मुस्कुराहट का संबंध उसके समूचे व्यक्तित्व से है, उसके शरीर और आत्मा के पूरे जीवन से। फिर उस मुस्कुराहट का संबंध उसके अपने पति से भी है। इस प्रकार वो अपने पति को देखकर मुस्कुराती है, जिससे उसकी मुखाकृति तुरंत बदल जाती है कि वो अत्यंत सुंदर दिखने लगती है। उस मुस्कुराहट का संबंध दो हृदयों के प्रेम से भी है। इस मुस्कुराता हुआ महान सौंदर्य प्रेम की क्रिया तथा प्रतिक्रिया की उत्पत्ति है। मुझे शक है कि क्या वो स्त्री इस तरह किसी पराये पुरुष के सामने भी मुस्कुरा सकेगी, चाहे आप उसे भारत की रानी चुनकर लॉस एंजलिस के किसी भव्य भवन में खड़ा क्यों न कर दें। मेरा ख्याल है कि वो कभी इस तरह नहीं मुस्कुरा सकेगी, क्योंकि उसका धोबीपति वहां मौजूद नहीं रहेगा। फिर हम किस तरह उस सौंदर्य को परख सकते हैं? मैं समझता हूं कि सौंदर्य को परखने की कसौटी गलत है। एक स्त्री का सौंदर्य उसके व्यवहार से ही पहचाना जा सकता है। वह व्यवहार जिसका संबंध न केवल आपसे है, अपने आप से है, बल्कि उसके घर से है, उसके बच्चों से, उसके कारखाने से है, उसके खेत से है। स्त्री सौंदर्य कोई शून्य में रखी जाने वाली वस्तु नहीं है कि हम उसे स्त्री के वातावरण से अलग करके एक नहाने के तालाब के किनारे खड़ा करके उसकी नापतोल शुरू करते हैं। सौंदर्य को शून्य में नहीं जांचा जा सकता। सौंदर्य कोई मिस्र देश की तरह मसाले लगाकर संभाली जाने वाली मम्मी भी नहीं है। वह तो एक जीवित, आगे बढ़ता हुआ, परिवर्तनशील जीवन क्रम है। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात होती अगर रोमियो जूलियट की सुंदरता को फीते से नापना शुरू कर देता, अगर पेरिस हेलेन की सुंदरता का वजन किसी मशीन पर तौलना शुरू कर देता, अगर सीता की अमर तथा शाश्वत सुंदरता की तुलना किसी पत्थर के तराशे हुए टुकड़े से कर दी जाती। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप लोग इस सौंदर्य प्रतियोगिता में कान तो देखते हैं, मगर उस आवाज को नहीं सुन सकते जो उस कान के भीतर जाती है। आप आंख देखते हैं, मगर आंख की लज्जा नहीं देखते। छाती का उभार देखते हैं, उसके भीतर छिपी हुई मां की ममता नहीं देखते। और मैं आपको इस सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में और क्या राय दे सकता हूं? मैं तो यही कह सकता हूं कि सच्चा सौंदर्य किसी बड़े से बड़े विज्ञापनकर्ता की दासों की मंडी में बिकाऊ नहीं है, जहां जांघें और पिंडलियां नापी जाती हैं, छाती का उभार परखा जाता है और कमर का मांस तौला जाता है, और तैरने के तालाब के किनारे किनारे साज की तीखी धुनों के साथ साथ असली दांतों के मंजन वाले और नकली दांतों के सेट बेचने वाले, नाखून काटने वाले यंत्रों वाले और नाखून बनाने वाले यंत्रों वाले, बाल सफा पाउडर वाले और बाल बढ़ाने वाले, ऊंची अड़ी वाले और नीची बुद्धि वाले, सब अपनी अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपकी ये सौंदर्य प्रतियोगिता बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है, जालसाजी है, बददयानती है, और मेरा इसके बारे में यही फैसला है। जब मैंने अपना भाषण समाप्त किया तो उसके बाद कुछ क्षणों तक तो हॉल में सन्नाटा रहा, ऐसा पूर्ण सन्नाटा कि मेरा जी चाहा कि उसे तोड़ने के लिए जोर से रेंकना शुरू कर दूं। कुछ क्षणों के बाद हॉल में खुसर फुसर शुरू हो गई। हमारे पीछे बैठी हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कुछ सुंदरियां मूर्छित हो गईं। ठीक, फिर कुछ क्षणों के बाद हॉल में खुसर फुसर शुरू हो गई। हमारे पीछे बैठी हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कुछ सुंदरियां मूर्छित हो गईं, कई चीखें मारने लगीं, और थोड़े समय बाद हॉल में प्रत्येक व्यक्ति चिल्ला रहा था, साला कमीना, गधा कहीं का, मूर्खानंद, इसे बाहर निकाल दो, जूते मारकर बाहर निकाल दो, कौन सा गधा पकड़ लाए हो, बदतमीज, बदजबान, नालायक। और फिर गधा मुर्दाबाद के नारे शुरू हो गए। कुछ मनचले हल्ला बोलकर स्टेज पर चढ़ाए। उनका इरादा था कि सभापति का सत्कार डंडों से करे, लेकिन मैं उनका इरादा भांप गया। इसलिए मैंने छूटते ही 2-4 दुलत्तियां बल्कि चौलत्तियां ऐसी जमाई कि उन शूरवीरों से भागते ही बनी। मुझे भी फरते देखकर स्टेज पर भी एक हंगामा मच गया। माइक्रोफोन गिर पड़ा, लेडी गामा बेहोश हो गई, लड़कियां चीखने चिल्लाने लगी। ऐसी स्थिति में मैंने वहां से खिसकना ही उचित समझा। इसलिए मैं स्टेज पर से दुलत्तियां झाड़ता हुआ और अपनी विशेष बोली बोलता हुआ नीचे उतरा और भागता हुआ क्लब के बाहर चला गया। बहुत से लोग क्रोध में आकर मेरे पीछे भागे, परंतु उस समय मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, इसलिए मैंने भी आंखें बंद करके अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया।
मुझे याद नहीं कि मैं कौन सी सड़क पर किधर को भागा, किधर मुड़ा, किधर घुस पड़ा। मुझे उस समय होश आया जब मेरा सिर एक मेज से टकराया और बहुत सी चीनी की प्यालियां एकदम छन्न से टूट पड़ी और बहुत से लोग एकदम घबरा कर अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े उठ गए और बाहें फैला फैला कर चिल्लाने लगे, अरे गधा किधर से घुस आया, निकालो इसे बाहर। अब मैंने जरा ध्यानपूर्वक देखा तो मालूम हुआ कि मैं तो वेलिंगटन क्लब से बहुत दूर, इंडिया गेट से भी बहुत आगे जिंद हाउस में घुस आया हूं। यहां जिंद हाउस के लंबे चौड़े लॉन में एक बहुत बड़ी गार्डन पार्टी का प्रबंध किया गया था, जिसे मैंने आकर तहस नहस कर दिया था। अब अगले एपिसोड में, जो कि होगा एपिसोड नंबर 15, कहानी है कि गधे साहब जो हैं विलिंगटन क्लब से कैसे भागते हैं और साहित्य अकादमी में घुसते हैं और देश के सुप्रसिद्ध लेखकों से उनकी कैसे मुलाकात होती है। सुनते रहिए। कृष्णचंद्र का लिखा गधे की आत्मकथा, आवाज मंजीत ठाकुर की है। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी दोस्त हैं उनको सुनाएं। नमस्कार।